Good morning, बच्चों. As we are talking on the last turn about the conjunction function, लास्ट टर्न पे जो हम लोग बात कर रहे थे उपभोग फलन के बारे में, आज हम लोग बात करते हैं कि उपभोग फलन वास्तव में क्या है और कीन्स एवं उसके पश्चात जो भी अर्थशास्त्री हुए हैं उनके उपभोग फलन के बारे में क्या विचारधारा रही है, कौन कौन से सिद्धांत उन्होंने जो है दिए हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं. तो जैसा कि हमने देखा, उपभोग फलन लोगों की उपभोग प्रवृत्ति, आय की स्थितियाँ, राष्ट्रीय उत्पादन स्तर आदि तत्वों पर ये निर्भर करता है. उपभोग फलन उपभोक्ता की वास्तविक एवं प्रत्याशित आय का फलन होता है. उपभोक्ता के पास उपलब्ध संसाधनों, पूंजी पर प्रतिफल और व्यय की योजना, आय का स्तर और भविष्य में संभावित आय आदि तत्वों पर निर्भर करता है. आय में वृद्धि से उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ उपभोग वस्तुओं पर कम व्यय किया जाता है और तथा कुछ उपभोग वस्तुओं पर अधिक व्यय होने लगता है. ये स्थिति वास्तविक जीवन में देखने को मिलती है और इन्हीं व्यवस्थाओं का अध्ययन जो है उपभोग फलन में किया जाता है. अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कीन्स की उपभोग फलन की व्याख्या क्या है. तो यहाँ कीन्जियन एक्सप्लेनेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन के बारे में 3-4 विचारधाराएँ हमारे सामने रखी हैं. 4 विचारधाराएँ देखने को मिलती हैं. एक तो उन्होंने पहला जो पॉइंट रखा वो रखा निरपेक्ष आय परिकल्पना, जिसे हम लोग कहते हैं. तो यहाँ कीन्स ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में, या जनरल थ्योरी में, उपभोग फलन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया. और कीन्स के अनुसार सभी उपभोग समस्त प्रयोज्य आय का फलन होता है. अर्थात उन्होंने इसको एक समीकरण के द्वारा, एक सूत्र के द्वारा भी स्थापित करने की बात रखी कि C = A+C/D, ये इक्वेशन उन्होंने दी. तो यहाँ जो कंसेप्ट है, A क्या है? A एक धनात्मक स्वायत्त उपभोग है, जिसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव ऑटो कंजम्पशन. अर्थात A जो है वो हमारा गैर आय घटकों के द्वारा प्रभावित होता है. इसका मतलब है कि आय में वृद्धि या कमी से प्रभावित नहीं होता. अर्थात इसे एक हम लोग कांस्टेंट कह सकते हैं, एक स्थिरांक कह सकते हैं. ये स्थिति जो है कीन्स ने पहला निरपेक्ष आय के तौर पे हमारे सामने रखी है. दूसरा C क्या है? C = इसमें सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जिसे हम लोग कहते हैं MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ टू कंज्यूम की बात आती है. और नेक्स्ट इसमें बाईडी जो प्रेजेंट किया है, ये कह रहा है प्रयोज्य आय, जिसे हम लोग कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम. अर्थात जो कर प्रदान करने के पश्चात है, जो कर प्रदान या कर देने के बाद जो हमारे पास वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं के पास उपलब्ध होती है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई डी. तो कीन्स ने अपने उपभोग विश्लेषण में ऐसा बताया, या इस सिद्धांत में बताया, कि कुछ वस्तुओं के उपभोग पर आय बढ़ने या घटने इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. जैसे हम लोग बात करें कि खाद्यान्न की वस्तुएं, या रोटी की बातें हम लोग करते हैं, या मकान की बात करते हैं, या जीवन रक्षक दवाइयों की बात करते हैं. तो आय में वृद्धि होने पर ये निम्न कोटि की वस्तुओं का उपभोग कम हो जाता है, जबकि श्रेष्ठ वस्तुओं का जो है उपयोग बढ़ जाता है, अधिक होने लगता है. बहुत सी वस्तुओं का उपभोग आय में वृद्धि होने से आनुपातिक रूप में बढ़ जाता है, लेकिन अधिकतर वस्तुओं का उपभोग आय वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ता. तो कीन्स ने इसे जो है गैर अनुपातिक उपभोग फलन कहा है. तो गैर अनुपातिक फलन के में हम लोग औसत सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जैसे एपीसी से प्रेजेंट किया जाता है, तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जैसे हम लोग एमपीसी, अर्थात एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, ये बल्कि एपीसी एमपीसी से अधिक होती है.
परंतु इकाई से कम होती है, अर्थात एपीसी इज़ ग्रेटर देन एमपीसी, अर्थात इकाई से कम का अभिप्राय है कि ओ लेस देन एमपीसी लेस देन 1। अब यहाँ इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएँ भी की गई हैं कि प्रोफेसर कीन्स के उपभोग फलन को अल्पकाल और दीर्घकाल में स्थिर मान लिया है। इसी कारण से कीन्स के सिद्धांत को संतोषजनक परिणाम देने वाला सिद्धांत नहीं माना गया और यह सिद्धांत उपभोग और आय में सांख्य की दीर्घकालीन अनुपातिकता को ठीक से व्यवस्थित या ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो इसे निरपेक्ष आय परिकल्पना जिसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस भी कहा जाता है जैसे। तो इस सिद्धांत में गैर अनुपातिक उपभोग कार्य को स्वीकार किया गया, जो कि इस सिद्धांत का एक प्रमुख दोष के रूप में हम लोग मान सकते हैं। तो कीन्स के द्वारा प्रतिपादित आय उपभोग की जो व्याख्या दी गई को इसको हम लोग निरपेक्ष आय परिकल्पना के रूप में कह सकते हैं या कहते हैं। दूसरी बात हमारे सामने आती है सापेक्ष आय परिकल्पना क्या है। तो सापेक्ष आय परिकल्पना की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ जिसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस क्या है। तो यहाँ इस संबंध में जब आय के अतिरिक्त अन्य तत्वों को भी आकलन में शामिल किया जाता है तो उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, तो इसे सापेक्ष आय परिकल्पना कहा जाता है। सापेक्ष आय परिकल्पना को प्रोफेसर जेम्स ड्यूसनबेरी के द्वारा प्रतिपादित किया गया या विकसित किया गया था इस सिद्धांत को। ये सिद्धांत व्यक्ति की निरपेक्ष आय के स्थान पर सापेक्ष आय अर्थात रिलेटिव इनकम पर बल देता है। अर्थात उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति का उपभोग व्यवहार अर्थात कंजम्पशन बिहेवियर अलग अलग तो होता है, परंतु समाज में अन्य व्यक्तियों के उपभोग व्यवहार का उस पर प्रभाव पड़ता है। ये ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। तो निरपेक्ष आय परिकल्पना से अपनी असहमति प्रकट करते हुए यहाँ प्रोफेसर ड्यूसनबेरी ने स्पष्ट किया कि सापेक्ष आय परिकल्पना पर आधारित जो उपभोग है, उपभोग का सिद्धांत दिया और तर्क दिया कि व्यक्ति उपभोग के स्तर पर केवल अपनी आय से ही प्रभावित नहीं होता है, बल्कि अपने समाज एवं पड़ोस के व्यक्तियों के उपभोग व्यवहार से अधिक प्रभावित होता है। ऐसी मान्यता ड्यूसनबेरी ने दी। तो प्रोफेसर कीन्स का मानना था कि समय अंतराल जिसे हम लोग टाइम गैप में उपभोग की प्रवृत्ति परिवर्तनशील होती है, ऐसा कीन्स ने अपना विचार दिया था। लेकिन ड्यूसनबेरी ने यहाँ पे बताया कि अधिकांशतः समय अंतराल के बाद भी समान उपभोग प्रवृत्ति रखने की अधिक संभावना होती है, ऐसा विचार ड्यूसनबेरी ने दिया। तो ड्यूसनबेरी यह मानते हैं कि किसी व्यक्ति का उपभोग वैसा होता है जैसा कि उसके समाज में सामान्यतः उपभोग किया जाता है, अर्थात किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ इसे इन्होंने उपभोग ढांचे का सामाजिक चरित्र अर्थात सोशल कैरेक्टर ऑफ कंजम्पशन पैटर्न को बताया है इन्होंने। तो यहाँ जो स्थिति है अर्थात उन्होंने इसी सामाजिक चरित्र या अन्य सामाजिक व्यक्तियों की उपभोग प्रवृत्ति की व्याख्या की है और सामाजिक उपभोग प्रवृत्ति के आधार पर ही व्यक्ति विशेष की उपभोग प्रवृत्ति को प्रदर्शित करना का जो प्रभाव है अथवा इसको हम लोग ड्यूसनबेरी प्रभाव के नाम से भी कहते हैं। तो ड्यूसनबेरी ने यहाँ एक सूत्र के द्वारा इसे स्पष्ट किया सापेक्ष आय परिकल्पना को कि सी टी मान लीजिए अपॉन बाई टी इज इक्वल टू ए बाई टी प्लस अपॉन बाई जीरो प्लस बी। दोबारा समझ लीजिए, सी टी अपॉन बाई टी इज इक्वल टू ए बाई टी अपॉन बाई जीरो प्लस बी, अर्थात सी जो है वो कंजम्पशन का स्तर है और बाई हमारा इनकम लेवल है, ए जो है वो धनात्मक स्वायत्त उपभोग है और बी उपभोग की क्रिया है तथा बाई जीरो जो है वो पिछली अवधि में जो आय का स्तर रहा है उसे माना है और टी जो है उसको करंट पीरियड या जिसे कहना है चालू अवधि माना गया है उसको। तो यहाँ उपभोग प्रवृत्ति के संबंध में सापेक्ष आय परिकल्पना का समर्थन करने वाले अर्थशास्त्रियों का विचार था कि जब दीर्घकाल में आय स्तर में वृद्धि होती है तो
अल्पकालीन उपभोग में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन जब आय घटती है तो उपभोग क्रिया घटकर प्रारंभिक स्तर पर नहीं आती है, ऐसा इस भी जो है मानना है। तो इस सिद्धांत को लेकर के भी यदि हम बात करें तो यहाँ पर भी इसकी क्रिटिज्म हुई, आलोचना होने लगी इस सिद्धांत की। इस सिद्धांत की जो आलोचना रही हुई रही कि अर्थशास्त्रियों ने आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध को नकार दिया। आय एवं उपभोग की आनुपातिक वृद्धि की जो मान्यता को अवास्तविक बताया, अर्थात ड्यूसनबेरी की अपरिवर्तनीय आय, अपवर्धित आय के वितरण के बारे में की मान्यता को भी आलोचकों ने अवास्तविक माना है। अर्थात आलोचकों ने ड्यूसनबेरी को की जो उपभोक्ता अधिमान की बात थी, कंज्यूमर प्रेफरेंस की बात थी, कि पारस्परिक निर्भरता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। तो यहाँ इस तरीके से इसकी आलोचनाएं भी हमारे सामने देखने को मिलती हैं। अब हम तीसरा सिद्धांत के तौर पर यदि बात करते हैं तो ये आता है स्थायी आय प्रवृत्ति क्या है। स्थायी, जैसे हम लोग कहते हैं परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, तो इसे जो है मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया और इसे स्थायी आय परिकल्पना या जिसे कहना चाहिए आनुपातिक दीर्घकालीन तथा गैर आनुपातिक अल्पकालीन उपभोग फलन के बीच एक प्रत्यक्ष विरोध के समाधान के रूप में यहाँ प्रोफेसर फ्रीडमैन ने इसको पेश किया। तो उन्होंने कहा कि चालू या मापित आय ही उपभोग व्यय को निर्धारित करती है। उन्होंने माना कि उपभोग और व्यय दोनों के ही दो भाई होते हैं, अर्थात एक स्थायी और दूसरा अस्थायी मान लिया। तो स्थायी आय को उन्होंने परिवार की प्रमुख आय माना। उन्होंने स्थायी आय को परिभाषित करते हुए अपने विचार दिए कि अपने धन को ज्यों का त्यों सुरक्षित रखते हुए कोई उपभोक्ता इकाई आय की जिस मात्रा का उपभोग कर सकता है या समझता है कि उपभोग कर सकता है, स्थायी आय कहलाती है। तो फ्रीडमैन ने यहाँ एक संबंध स्थापित करते हुए इन दोनों के बीच में एक सूत्र भी जो है लिखा है। तो यहाँ इसको हम लोग ये एक डायग्राम के द्वारा भी इसे प्रेजेंट किया है इन्होंने। तो यहाँ एक फॉर्मूला के तौर पे हम लोग मान सकते हैं इसको, सूत्र के द्वारा जो इन्होंने दिया कि बाई इज इक्वल टू बाई पी प्लस बाई टी, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा ये आय के संबंध में हुआ, जैसे हम लोग कहते हैं बाई इज इक्वल टू टोटल इनकम, और स्थायी इनकम जैसे हम लोग कहते हैं परमानेंट इनकम प्लस टेम्परेरी इनकम। तो बाई इज इक्वल टू बाई पी प्लस बाई टी, टेम्परेरी इनकम और परमानेंट इनकम। अब यहाँ कंजम्पशन के उपभोग में लेकर के चलते हैं तो सी इज इक्वल टू जैसे हमने कहा स्थायी उपभोग प्लस अस्थायी उपभोग। तो यहाँ सी पी प्लस सी आर, अर्थात परमानेंट कंजम्पशन प्लस टेम्परेरी कंजम्पशन की बात इन्होंने सामने रखी है। तो इसे इस फॉर्मूला के द्वारा स्पष्ट किया। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं कि कुल आय या चालू आय। स्थायी आय में कम भी हो सकती है, चालू आय हो स्थायी आय से कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है, दोनों बात सामने आती है। परंतु कुल उपभोग जो हमारा है या तो स्थायी उपभोग से अधिक होगा या स्थायी उपभोग के बराबर होगा, ऐसी मान्यता है। जब अस्थायी उपभोग हमारा शून्य होगा तो कुल उपभोग स्थायी उपभोग के बराबर मापित होगा। अर्थात यदि इसे इसके द्वारा इन्होंने इसे ये डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, आप ये देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम रिप्रेजेंट किया है फ्रीडमैन के द्वारा, ये आप देख रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि इसे एक डायग्राम के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहाँ ओ एक्स पर हमने इनकम दिखाई है और ओ वाई पर हमने कंजम्पशन को दिखाया हुआ है। तो यहाँ देखिए सी एल जो दिखाया हुआ है हमारा, उसे दीर्घकालीन उपभोग फलन के रूप में माना है। तो यहाँ जिस पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अर्थात MPC बराबर होगा औसत उपभोग प्रवृत्ति के अर्थात APC के। तो यहाँ चित्र के अनुसार CS जो दिखाया गया है हमें, वो गैर अनुपातिक अल्पकालीन उपभोग फलन है। ठीक है, तो E यहाँ पर एक संतुलन बिंदु है जहाँ स्थायी आय और मापित आय दोनों बराबर स्पष्ट हो जाती हैं। लेकिन इस सिद्धांत के बारे में भी ज़्यादा व्यावहारिकता का रूप या वास्तविकता का रूप सामने देखने को नहीं मिलता है और इसकी आलोचनाएं की जाने लगी। तो यहाँ इन्होंने देखिए इसकी क्रिटिज्म के तौर पे बात करते हैं, आलोचना के तौर पे। तो यहाँ पहली बात ये सामने आती है कि अस्थायी आय और उपभोग में क्या संबंध रह जाता है।
देखिए, फ्रीडमैन ने इस पर आधारित एक मान्यता जो दी है कि अस्थायी आय और अस्थायी उपभोग में कोई संबंध नहीं होता है। व्यावहारिक तौर पर इसे ठीक नहीं कह सकते हैं, बल्कि अप्रत्याशित आय को या आय के अंश को उपभोग करने के लिए जल्दी प्रेरित होता है। ठीक है, व्यक्ति जो है। दूसरा हम लोग बात करते हैं समस्त आय वर्गों की औसत उपभोग प्रवृत्ति यहाँ बराबर नहीं होती, इस तरीके की विचारधारा उन्होंने रखी। तो फ्रीडमैन की ऐसी मान्यता कि सभी आय वर्ग के उपभोक्ताओं की औसत उपभोग प्रवृत्ति समान होती है, ये अवास्तविक है। वास्तविकता तो यह है कि निम्न आय वर्ग वाले उपभोक्ता अपनी अतिरिक्त या अप्रत्याशित आय को शीघ्र ही वर्तमान उपभोग पर व्यय कर देते हैं, अर्थात इनकी उपभोग की जो सीमांत प्रवृत्ति है, एमपीसी है, वो अधिक होती है, जबकि उच्च आय वर्ग वाले उपभोक्ताओं की औसत प्रवृत्ति एपीसी अधिक होती है। ऐसी विचारधारा या वास्तविकता देखने को मिलती है। अब ये तीसरे तौर पे यदि हम क्रिटिज्म की बात करते हैं तो यहाँ फ्रीडमैन की जो शब्दावली है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजनेबल है, भ्रमात्मक कह सकते हैं इसको, कि फ्रीडमैन ने स्थायी आय परिकल्पना के सिद्धांत में कुछ विशिष्ट शब्दों का भी प्रयोग किया, जैसे यथा या स्थायी या अस्थायी, या जैसे कहना चाहिए मापित शब्द। ये शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं जो थोड़ा सा भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, जिससे व्यक्ति अपने आप में एक भ्रम की स्थिति से गुजरता है। हम लोग बात करें कि एक सिद्धांत और भी दिया है इन्होंने, जीवन चक्र परिकल्पना का। नेक्स्ट तौर पे हम लोग बात करें तो ये भी हमारे सामने एक सिद्धांत देखने को मिलता है। तो यहाँ जैसे हम लोग कहते हैं लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस क्या है, तो उपभोग क्रिया की इस परिकल्पना को प्रतिपादित करने में प्रोफेसर एंड्रू और यहाँ एफ मॉडगिलियानी का नाम जो है सामने आता है। इस परिकल्पना का जो आधार है वो है उपभोक्ता का संपूर्ण जीवन काल की प्रत्याशित आय का फलन होता है, जो उसके पास उपलब्ध संसाधनों, व्यय योजना और पूंजी पर प्रतिफल की दर और प्रत्याशित आयु आदि शब्दों पर निर्भर करता है। तो इस सिद्धांत की कुछ मान्यताओं को यदि लेकर के हम लोग बात करते हैं तो यहाँ देखिए, पहली बात तो ये मान के चलते हैं कि उपभोक्ता के जीवन काल में कीमत स्तर समान रहता है, ये विचार। दूसरी बात, ब्याज की जो दरें वो भी समान रहती हैं, ऐसी विचारधारा रही। तीसरी बात, उपभोक्ता को विरासत में कोई संपत्ति प्राप्त नहीं होती है, अर्थात उसको एक निवल परिसंपत्तियाँ उसकी अपनी ही बचत का परिणाम है, ऐसी मान्यता थी। तो यदि इसकी व्याख्या के तौर पे हम लोग लेकर के चलें तो यहाँ देखते हैं कि एंड्रू और जो है मॉडगिलियानी का जो विचार था वो उपभोक्ता अपने जीवन में महत्तम उपयोगिता प्राप्त करने का प्रयास करता है या करना चाहता है, जो उसकी आर्थिक परिस्थितियों और विशेषकर उसके समस्त आय संसाधनों के योग पर निर्भर करती है। उपभोक्ता तदनुसार ही जीवन के विभिन्न कालों में उसे चरणबद्ध तरीके से अधिक आय प्राप्त कमाने का अवसर रखता है तथा उसी काल में वह महत्तम उपयोगिता हासिल करने का भी प्रयास करता है। तो जीवन के प्रारंभ काल में एक विशेष आयु तक वह आय प्राप्त कर सकता है तथा जीवन के अंतिम काल में भी आमतौर पर बहुत कम आय प्राप्त करता है। भाई हम लोग जैसे मान लेते हैं कि जीवन के 4 चरणों को लेकर के चलें तो यहाँ जरूरी नहीं कि पूरे समय व्यक्ति इनकम प्राप्त करता रहे, आय प्राप्त करता रहे, ऐसा विचारधारा जो है नहीं बनी रहती। अर्थात जीवन के कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिनमें कि उसकी आय बहुत कम आय प्राप्त होती है। हालांकि हम लोग जीवन के चरण को लेकर के चलें तो प्रथमेन आर्जिता विद्या, द्वितीयेन आर्जिता धनम, तृतीयेन आर्जिता पुण्यम, चतुर्थम किम करिष्यति। तो जीवन के चरण बनाए गए हैं, उनमें कुछ समय तक ही वो आय प्राप्त कर सकता है। पूरे जीवन हम ये सोचते रहें कि धनार्जन करते रहेंगे, धनोपार्जन करते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कभी इनकम ज़्यादा भी हो सकती है, कभी इनकम कम भी हो सकती है। तो यहाँ इस विचारधारा को लेकर के ये यहाँ जो है यहाँ एंड्रू तथा मॉडगिलियानी ने एक चित्र के द्वारा लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के बारे में अपना विचार रखते हुए डायग्राम प्रेजेंट किया
इसे चित्र के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। यह आप लोग देख रहे हो कि यहाँ OX अक्ष पर एक जीवन काल या जीवन चक्र जो बनाया गया है, लाइफ साइकिल बनाई गई है, और OY पर जो है इनकम एवं उपभोग के स्तरों को दर्शाया गया। ये आप चित्र के द्वारा इस पर तरीके समझ सकते हो। यहाँ CC रेखा जो है वो उपभोक्ता के उपभोग स्तर को व्यक्त कर रही है, और ये I0, I1 और I2 रेखा उपभोक्ता के जीवन चक्रों के उसके आय प्रवाह अर्थात फ्लो ऑफ इनकम को व्यक्त करते हैं। अर्थात आय कम है, आय बढ़ गई, फिर आय कम हो गई, तो इस तरीके से I1 व्यक्ति के जीवन के मध्यकाल में प्राप्त आय प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ प्रारंभिक काल में व्यक्ति उपभोग तो करता है, परंतु उसका आय स्तर कैसा है, एक नगण्य है, ना के बराबर मान के चलता है। और जैसे जैसे फिर T1 T2 उपभोक्ता, जहाँ चित्र के द्वारा बताया कि T1 T2 उपभोक्ता का मध्यकाल है, जहाँ उसका उपभोग स्तर AM पर है, जहाँ उपभोग से आय अधिक होती है तथा वह भविष्य के लिए बचत कर लेता है, बचत से वह ऋण चुकाने की स्थिति में होता है। तो अंतिम अवधि जिसे हम लोग कह रहे हैं T2T, जहाँ पर वह उपभोग कर सकता है, कम उपभोग कर सकता है, ऐसी स्थिति हमको देखने को मिलती है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है इसका ये लाइफ साइकिल का इस तरीके से ये चलता रहता है। और ये ऐसा कहना कि एक निश्चित आय के तौर पर होता है, लेकिन इस सिद्धांत की भी आलोचना हमारे सामने देखने को आई है कि यहाँ आलोचना के तौर पे इस सिद्धांत को लेकर के चलें तो यहाँ पहला बिंदु ये आता है कि ये सिद्धांत कुछ अवास्तविक मान्यताओं पर भी आधारित है। ऐसी विचारधारा भी है। विभिन्न जीवन चरणों में व्यक्ति कितनी आय प्राप्त करता है, जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे चरणों के बारे में, ये अनुमान वर्तमान में नहीं लिया जा सकता। अर्थात कम भी आय हो सकती है और अधिक आय भी हो सकती है। तो इसी तरह से कुछ अन्य मान्यताएं भी इसमें अवास्तविक रही हैं, जो कि भविष्य आय कटौती का मूल्य आय वाली बात भी सामने आती है। दूसरी बात यहाँ ये भी आती है कि उपभोग प्रवृत्ति किस जीवन काल में कैसी होगी, ठीक है। ये कहना, उसके अनुमान प्रारंभ काल में लगाया जाना, ये सब असंभव है कि प्रारंभ काल में ऐसा कर सकता है, अंतिम काल में ऐसा हो सकता है। तो यहाँ इसको कह पाना ये जो है एक भ्रमात्मक विषय भी माना जा सकता है। तो इस सिद्धांत की जो मूल अवधारणा है कि उपभोक्ता संपूर्ण जीवन काल में उपभोग व्यय की योजना बनाता रहता है, ये पूरे जीवन काल में अव्यावहारिक तौर पर देखने को मिलती है। तो इसे भी इसकी भी आलोचनाएँ की गई हैं। तो इस तरीके से सिद्धांत हमारे सामने देखने को मिलता है। इस तरीके से टॉपिक हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पर बात करेंगे। थैंक्स।